हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मेडिकल साइंटिस्ट में। आज हम बात करेंगे रूटीन स्टेनिंग एच एंड ई स्टेनिंग के बारे में। एच एंड ई स्टेनिंग का प्रोसीजर जो होता है वो लगभग 1 मिनट के अंदर ही अपन याद कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्या काम होता है, कैसे प्रिंसिपल होता है, कैसे वर्कआउट करती है और इसमें क्या सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में डिस्कस आउट करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसको 1 मिनट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पर्पस से। पर्पस की बात करें तो इसमें सबसे पहले पर्पस आता है कि इसकी ये टिश्यू और सेलुलर कंपोनेंट को आउटलाइन करता है, उनके शेप को प्रेफर करता है, दिखाई देता है। उसकी वजह से स्टेन होने के बाद हमें पता चलता है इसकी टिश्यू की शेप कैसी है, सेलुलर कंपोनेंट है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा काम होता है टिश्यू का आइडेंटिफिकेशन करता है और इसके साथ ही ये पता करता है कि डिजीज़ प्रेजेंस है या नहीं है। अगर उस टिश्यू में, स्पेसिमेन में डिजीज़ के कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है, कोई पैथोजेनिक कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ का पता किया जाता है। आफ्टर पर्पस ऑफ स्टेनिंग हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। एच एंड ई स्टेन होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड हिस्टोलॉजिकल स्टेन होता है। कारण क्या है इसके? क्योंकि ये कंपैरेटिव सिंपल होता है। दूसरी बात करें तो ये इसको डेमोन्स्ट्रेट करना क्लियरली विजिबल होता है, कितने नंबर ऑफ टिश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है टिश्यूज़ के, वो क्लियरली विजिबल हो पाते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें तो हेमेटॉक्सिलिन स्टेन होता है वो न्यूक्लियाई को ब्लू टू ब्लैक कलर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियर जो इंटरन्यूक्लियर डिटेल्स होती है वो अच्छे से दिखाई देती है। तीसरी बात करें इयोसिन होता है जो साइटोप्लाज्म को कलर देता है। वो मोस्टली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइबर्स होता है, वेरिंग शेड्स वगैरह होते हैं, वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे पिंक, ऑरेंज, रेड कलर टाइप अलग अलग सब की इंडिविजुअलिटी दिखाई देती है। फिर बात अगर अपन करें स्टेनिंग मेथड्स की तो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, दूसरा होता है रिग्रेसिव स्टेनिंग। प्रोग्रेसिव स्टेनिंग में क्या होता है कि टिश्यू अगर स्लाइड पे पड़ा होता है उसके ऊपर स्टेन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसका सारे स्टेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर एंड पॉइंट आने के बाद उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है। जबकि रिग्रेसिव स्टेनिंग क्या होता है, इसका पूरा उल्टा है। रिग्रेसिव स्टेनिंग में क्या होता है, सबसे पहले अपन जो स्टेन होता है उसको ओवरफ्लो कर देते हैं, उसको ओवर स्टेन कर देते हैं टिश्यू को पूरी तरीके से। जिसके बाद क्या होता है उसको फिर एंड पॉइंट की तरफ, पीछे की तरफ उसको धोते हुए चले जाते हैं। जैसे उसमें पहले धीरे धीरे स्टेन उसको किया जाता है प्रोग्रेसिव स्टेनिंग में, जबकि रिग्रेसिव स्टेनिंग में उल्टा होता है, उसको पहले ओवर स्टेन कर देते हैं, उसके बाद उसको दूसरे स्टेन दिए जाते हैं, उसका स्टेन हटाया जाता है, डीकलराइजिंग होता है, उसकी वजह से वो स्टेन तो धीरे धीरे बचता है, उसके बाद उसके अपने को एग्जामिनेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटॉक्सिलिन, हेमेटॉक्सिलिन की जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखा जाता है हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है मॉर्डेंट के आधार पे। मॉर्डेंट में क्या होता है, उसको कलर देने में काम आता है। तो उसके आधार पे हेमेटॉक्सिलिन को अलग अलग टाइप में बांटा गया है। पहला होता है एलम हेमेटॉक्सिलिन, दूसरा होता है आयरन हेमेटॉक्सिलिन, तीसरा टंगस्टन हेमेटॉक्सिलिन, चौथा मॉलिब्डेनम हेमेटॉक्सिलिन, पांचवा लेड हेमेटॉक्सिलिन और छठे की बात करें हेमेटॉक्सिलिन जो बिना मॉर्डेंट के यूज़ किए जाते हैं वो हेमेटॉक्सिलिन। इन सभी जो आगे नाम दिए गए हैं एलम, आयरन, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, लेड, ये सभी मॉर्डेंट की तरह काम करते हैं, हेमेटॉक्सिलिन के अंदर मिलाए जाते हैं। मॉर्डेंट उसको कलर लेने में, कलर को परसिस्ट करने में, उसको वहाँ पे रोकने के अंदर काम आता है ताकि उसको लंबे टाइम तक स्टेन हो जाए और प्रॉपर स्टेनिंग मिल जाए, हर टिश्यू को आउटलाइन अपने को अच्छे से दिखाई देते हैं। उसके लिए मॉर्डेंट का यूज़ किया जाता है। उसी तरह बात करें इयोसिन की तो इसमें देख सकते हैं जेंथिन डाई से बना हुआ होता है, एक स्टेन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू साइटोप्लाज्म को कलर प्रदान करता है। अलग अलग शेड्स में होता है, इसका कलर प्रदान किया जाता है। रेड टू पिंक कलर में इसकी शेड्स दिखाई देती है। इसके अवेलेबल टाइप्स होते हैं इयोसिन वाई जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसको इयोसिन येलोइस होता है जो वाटर सॉल्युबल भी होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इयोसिन का टाइप है। दूसरी बात करें इयोसिन इथाइल इयोसिन की, जिसको इयोसिन एस भी कहा जाता है, ये इयोसिन होता है वो अल्कोहल सॉल्युबल इयोसिन होता है। फिर तीसरे इयोसिन की बात करें इयोसिन बी, जिसको इयोसिन ब्लूइस भी कहा जाता है या इसको इरिथ्रोसाइन बी भी कहा जाता है। ये जो इथाइल इयोसिन और इयोसिन बी होता है ये दोनों ही बहुत ही रेयरली यूज किए जाने वाले इयोसिन्स होते हैं और ये ओल्ड मेथड से यूज़ किए जाते हैं, ओल्ड मेथड पे डिपेंड करते हैं। इनके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। हेरिज स्टेन यूज़ किया जाता है जो नेगरी बॉडीज़ को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखें इसका प्रिंसिपल, तो एच एंड ई स्टेन होता है वो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एलम को मॉर्डेंट की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि हेमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को लाइट ब्लू कलर देता है जो एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। अगर उसमें एसिड प्रेजेंट होगा तो जो लाइट ब्लू कलर है वो रेड कलर में प्रेजेंट हो जाएगा। और जिसके बाद जिसको एसिड सॉल्यूशन के साथ सेल डिफरेंशिएशन किया जाता है, फिर इसका काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं जिसमें अपन यूज़ किया जाता है इयोसिन जो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर प्रदान करता है। इसके पिंक टू रेड शेड में कलर प्रदान किए जाते हैं इयोसिन के द्वारा।
अब इसके प्रोसीजर पे नज़र डालें तो सबसे पहले इसका जो वैक्स होता है, जो स्लाइड पे वैक्स लगा होता है, उसका रिमूवल किया जाता है। रिमूवल ऑफ वैक्स होता है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इसको हाइड्रेशन किया जाता है अल्कोहल के साथ, जो अल्कोहल में जो घटती हुई कंसंट्रेशन के साथ इसमें डुबाया जाता है और इसका हाइड्रेशन किया जाता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद स्टेन आसानी से इसके ऊपर चिपक पाती है, जिसकी वजह से अपन थर्ड स्टेप स्टेन का यूज़ करते हैं, जिसमें अपन यूज़ करते हैं हेमेटॉक्सिलिन स्टेन। फिर अपन करते हैं काम इसका डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करते हैं एसिड अल्कोहल के हेल्प से। फिर तीसरा फिर जो पाँचवा स्टेप आता है ब्लूइंग का। ब्लूइंग की जाती है वाटर के साथ, टैप वाटर में रखने के पर इसके ब्लूइंग की जाती है। ब्लूइंग का मतलब होता है इसका कलर जो होता है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर रह जाए और एक्स्ट्रा कलर हट जाए, उसको ब्लूइंग कहा जाता है। फिर काउंटर स्टेन किया जाता है इसको ईओसिन के साथ। फिर इसका जो डिहाइड्रेशन करते हैं ग्रेडेड अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जाइलिन से क्लियरिंग करके फिर इसका डीपीएक्स माउंट किया जाता है एक कवर स्लिप के साथ, और इसको रेडी कर दिया जाता है माइक्रोस्कोपी करने के लिए। फिर इसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है अंडर 100x ऑयल इमर्सन के साथ की जाती है। तब उसमें अपन हेमेटॉक्सिलिन स्टेन की वजह से न्यूक्लियस जो होते हैं वो ब्लू टू ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वो ईओसिन की वजह से अलग अलग शेड्स में दिखाई देता है पिंक कलर के, और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो अपने डीप रेड या फिर पिंक कलर के दिखाई देते हैं, और जो आरबीसीज होती है वो भी ऑरेंज रेडिश कलर की दिखाई देती है। और इसके अंदर जो फाइब्रिन होते हैं, जो फाइब्रिन्स होते हैं वो डीप पिंक कलर के दिखाई पड़ते हैं अपन को। और साफ साफ सेल्स का डिफरेंशिएशन देखा जा सकता है, अलग अलग सेल पता चलती है और इसकी आउटलाइन दिखाई देती है टिश्यू की। इसके साथ ही अगर इसके अंतर्गत कुछ ट्यूमर के कंटेंट होते हैं तो वो भी पता किए जा सकते हैं। अब एक बार इसका फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। हेमेटॉक्सिलिन स्टेन होता है एच&डी स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन होता है, जिसका काम होता है सेल्स को और इस टिश्यू को स्टेन करना, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं रिमूवल ऑफ वैक्स किया जाता है, उसके बाद हाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद स्टेनिंग करते हैं हेमेटॉक्सिलिन के साथ, फिर ईओसिन डिफरेंशिएशन ईओसिन के साथ काउंटर स्टेन करके इसको माइक्रोस्कोपी की जाती है 100x के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें, इसमें अपने न्यूक्लियाई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसको ईओसिन कलर देता है और न्यूक्लियाई को हेमेटॉक्सिलिन कलर देता है, और न्यूक्लियाई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ब्लू टू ब्लैक कलर का दिखाई दे सकते हैं, और जो अपने जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक टू रेडिश कलर के दिखाई दे सकता है। उसके अंदर आरबीसी हुई तो रेडिश पिंक कलर की आरबीसी दिखाई दे सकती है, और ये सब चीज़ें उसमें दिखाई देती है एज अ रिजल्ट के तौर पे। धन्यवाद आप सभी का। द मेडिकल साइंटिस्ट में जुड़े रहें, आपको अन्य वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।